करता है आर्टिकल 2 किसका है? यूएन चार्टर का। जो यूएन चार्टर है उसका आर्टिकल 2 बात करता है, बताता है कि भैया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहला क्या है, वही प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वलिटी। प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वलिटी अपन पढ़ चुके हैं, अपन को पता है कि सॉवरेन इक्वलिटी मतलब सभी देश अपने आप में सॉवरेन है, सभी देश अपने आप में क्या है, संप्रभुता रखते हैं, प्रभुता रखते हैं, ताकतवर हैं, अपने इंडिपेंडेंस ऑफ गवर्नेंस चलाते हैं, वो कोई भी देश किसी पर निर्भर नहीं है आज की तारीख में। तो उसी चीज़ के आधार पर ये भी चलता है प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वलिटी मीन्स दैट ऑल द मेंबर ऑफ द यूएन आर इक्वल इन द आइज ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। यानी कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, यानी कि जितने भी देश यूनाइटेड नेशन के मेंबर बने हुए हैं, वो सब इंटरनेशनल लॉ में बराबर हैं। कोई भी किसी से बड़ा, कोई भी किसी से छोटा, कोई भी किसी से ताकतवर, कोई भी किसी से कमजोर नहीं है। नो डिस्क्रिमिनेशन इज डीलिंग विद द देम इज परमिटेड। ठीक है, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी दो देशों के बीच में या किसी अदर देशों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन परमिटेड नहीं है, मंजूर नहीं है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशंस। ठीक है, ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां, भाई साहब सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। इसे बोला है कि बीइंग द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दे एंजॉय सर्टेन राइट्स and benefits. Members are required to fulfill in good with the obligations assured by them in accordance with the Charter of the UN. देखो, जो भी मेंबर्स हैं, जो भी सदस्य हैं यूएन के, उनके पास अपने अपने राइट्स एंड बेनिफिट्स हैं जिसको वो इंजॉय करते हैं, जो उनको दिए गए हैं इसलिए वो इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन सारे मेंबर्स की ये ड्यूटी है, उनको जरूरत है, रिक्वायर्ड है क्या, तो वो सारी ऑब्लिगेशन जितनी भी उनकी जिम्मेदारियां हैं वो गुड फेथ में, यानी कि अच्छे भलाई करते हुए, सोचते हुए उसको फुलफिल करें टाइम पे। सारे ऑब्लिगेशंस को सारे मेंबर्स अपने अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेंगे जो उन्होंने खुद ने एश्योर्ड कर रखी है। जो कि एश्योर्ड बाय देम मतलब उन्होंने खुद ने बताया है, कोई ट्रीटी में, कोई लॉ में या कोई पे कि हाँ हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, सब तो सारी ऑब्लिगेशन हर मेंबर्स को अपने अपने फुलफिल करनी है अकॉर्डिंग विद द यूएन चार्टर। यानी कि किसी के अनुसार तो करनी है, तो उन्होंने ये बोला है जो यूएन चार्टर बना है वो एक तरह से अपने लिए कानून है, तो उस कानून के अनुसार आपको अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी है। फिर आता है ऑल नेशन शैल सेटल देयर डिस्प्यूट्स थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल सेटलमेंट। वही अपन ने पीसफुल सेटलमेंट वाला प्रिंसिपल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अपन को पता है कि कोई भी देश के में इंटरनेशनल डिस्प्यूट होता है, अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट आता है, तो उसको आपको सेटल करना है, लड़ना नहीं है, आपस में लड़ाई नहीं करोगे, आप उसको सेटल करोगे। सेटल कैसे करोगे? पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीके से, सो दैट पीस, सिक्योरिटी एंड जस्टिस ऑफ द रीजन में नॉट बी इंडेंजर्ड। यानी कि किसी भी प्रकार से शांति, सुरक्षा और न्याय किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र में खतरे में ना आए। बस इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से सुना समझा और सोल्व किया जाएगा। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन यूज ऑफ फोर्स। आप किसी प्रकार के फोर्स का, बल का उपयोग नहीं करोगे, ये भी अपन पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे अनआर्ममेंट क्या पढ़ा था अपन ने, डिसआर्मेंट करके पढ़ा था ना अपन ने, वो इसी के आधार पे था। प्रिंसिपल ऑफ यूएन, प्रिंसिपल ऑफ नॉन यूज ऑफ द फोर्स, ऑल मेंबर्स ऑफ द यूएनओ शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूज ऑफ द फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट। यानी कि सभी सदस्य यूएन के जितने भी सदस्य हैं वो रिफ्रेन करेंगे मतलब बचेंगे। किस चीज से बचना है? तो किसी भी प्रकार के फोर्स यानी बल का उपयोग करने से बचना है, कोई भी बल का उपयोग नहीं करेगा। और दैट थ्रेट ऑफ द फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और किसी भी प्रकार का थ्रेट ऑफ द फोर्स नहीं देना है। किसी भी दूसरे देश को, आप किसी भी देश को थ्रेट नहीं दोगे, धमकी नहीं दोगे कि हम तो बल का प्रयोग कर देंगे अगेंस्ट एनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब भाई किसी भी देश की जो अखंडता है, एकता है, उसको आप डराओगे धमकाओगे नहीं। ना ही किसी की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को आप डराओगे धमकाओगे। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस यानी किसी सरकार गिराने की बात नहीं करोगे, किसी युद्ध की बात नहीं करोगे, जबरदस्ती फोर्स नहीं करोगे। मतलब जबरदस्ती कैसे? युद्ध जैसे कि एक जबरदस्ती अपन किसी व्यक्ति को फोर्स का यूज करके, जैसे कि मान लो भारत पाकिस्तान है, अब भारत पाकिस्तान नॉर्मली सीज फायर होना अलग बात है, ये सब चीज़ें होना अलग बात है। लेकिन सपोज मान लो भारत जानबूझकर युद्ध लड़े ये सोचते हुए कि हम तो इस देश को बर्बाद कर देंगे, इसको, इसकी अखंडता खत्म कर देंगे, इसकी राजनीति खत्म कर देंगे, पॉलिटिकल खत्म कर देंगे, इसको सब तरह से खत्म, तो वो गलत है, वो नहीं करना आपको, जैसा इसमें बोला है। पर ऐसा कुछ सुनता नहीं है। जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका ईरान में क्या करना चाह रहा है? ईरान में यही तो चाहता है वो कि वहाँ का रिजीम चेंज हो जाए, वहाँ की सरकार गिर जाए, कर रहा है वो। डोनाल्ड ट्रंप
फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ असिस्टेंट टू द यूएनओ। असिस्टेंट टू द यूएनओ को सीधी सी बात है कि भैया आपको सारे मेंबर्स मिलके हमेशा यूएनओ को मदद करेंगे अपना काम पूरा करने में। इट इज़ द असेंशियल ड्यूटी ऑफ द एवरी मेंबर, बहुत ज़्यादा असेंशियल ड्यूटी है किसकी, मेंबर्स की, मेंबर कौन, यूएनओ के मेंबर की, टू गिव सपोर्ट टू द असिस्टेंट्स, यानी कि सपोर्ट एंड असिस्टेंस देना है किसको, यूएन को। हर देश मदद करेगा यूएन की सब तरह से। The principle also states that the member shall refrain from giving assistance to any state which is not following UNO charter। इसमें इन्होंने ये भी बोला कि देखो इस सिद्धांत के तहत सारे मेंबर्स उस देश को मदद नहीं करेंगे, उस देश को असिस्टेंट नहीं देंगे जो यूएनओ को फॉलो नहीं करता, यूएन चार्टर को फॉलो नहीं करता। यानी कि ऐसा देश जो यूएन चार्टर को फॉलो नहीं करता है उसे कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। ये भी एक सिद्धांत का इनका हिस्सा है कि देखो आपको यूएन को सपोर्ट करना है, प्लस आपको उसको सपोर्ट नहीं करना है जो यूएन को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेंबर स्टेट, प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेंबर स्टेट क्या है, द स्टेट विच आर नॉट मेंबर ऑफ द यूएन शेल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ यूएन फॉर मेंटेनेंस इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इनका ये कहना है कि देखो अगर कोई सा देश यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है फिर भी वो इस अनुसार काम करेगा, किसके अनुसार, प्रिंसिपल ऑफ यूएन, यानी कि जो यूएन के जितने भी सिद्धांत है, यूनाइटेड नेशन के सिद्धांत है, उनके अनुसार काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो मेंटेन कर सके अंतर्राष्ट्रीय पीस और सिक्योरिटी सुरक्षा को। क्योंकि सीधी सी बात है जो मेंबर नहीं है अगर वो उत्पाद मचा देगा तो दिक्कत हो जाएगी। खाली अपने मेंबर को संभालने से क्या होता है, आपको दूसरे लोगों को भी संभालना पड़ेगा, कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। ऐसा इनका कहना कि जो नॉन मेंबर है वो भी शांति सुरक्षा बनाए रखें, लड़ाई झगड़े नहीं करें, दिक्कत हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ द स्टेट। सीधी सी बात है, नॉन इंटरफेरेंस ये अपन पढ़ चुके हैं। नॉन इंटरफेरेंस यानी कि कोई भी देश किसी भी अन्य देश के इंटरनल मैटर में या फिर जो भी उनका आंतरिक मामला होता है उसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। UN shall not interfere in the matter which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or compel a member submit such matter settlements। ठीक है, सीधी बात है। इन्होंने बोला कि यूएन, यूनाइटेड नेशन जो है वो किसी भी तरीके से किसी भी देश के जो मैटर्स होते हैं, कौन से मैटर्स होते हैं, विच आर एसेंशियली विद इन द डोमेस्टिक जुडिक्शन, जो कि किसी देश के डोमेस्टिक जुडिक्शन यानी आंतरिक मामले हैं उसमें यूएन कभी भी इंटरवेन नहीं करेगा। ठीक है, और टू कंपेल एनी मेंबर सबमिट सच मैटर सेटलमेंट्स, और ना ही किसी देश को कंपेल करेगा कि आप अपने डोमेस्टिक मैटर को सेटलमेंट के तहत सोल्व करो। डोमेस्टिक मैटर है, तुमको जैसा करना करो, लड़ना मरना कूदना जलना जो करना है, हमको कोई समस्या नहीं है। क्या आता है कंक्लूजन, कंक्लूजन तो आपको पता ही है क्या होता है। कंक्लूजन में वही दूसरी की बातें बोल दी जाती है। ऑल द अबव प्रिंसिपल आर फेथफुली फॉलोड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूएनओ देन देयर विल बी नो डाउट एट ऑल दिस पाथ विल लीड टू द वर्ल्ड पीस। अगर इसमें बोला गया है कि अगर मान लो जितने भी सारे प्रिंसिपल अपन ने ऊपर पढ़े हैं उनको सारे मेंबर्स फेथफुली बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक फॉलो करेंगे तो देयर विल बी नो डाउट, ये इस बात का बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि पूरे देश में शांति ही शांति हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्या है, चैप्टर 2 बात करता है चार्टर डील्स विद द मेंबर। ठीक है, यूएन चार्टर का चैप्टर 2 डील करता है मेंबर्स के बारे में। द चार्टर हैज स्पेसिफाइड द मेंबर इनटू द कैटेगरीज, पहला ओरिजिनल मेंबर, दूसरा सब्सिक्वेंट मेंबर। ठीक है, ओरिजिनल मेंबर कौन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ द चार्टर ओरिजिनल मेंबर आर द स्टेट विच साइन द यूएन डिक्लेरेशन। ओरिजिनल मेंबर वो लोग हैं जिन्होंने यूएन डिक्लेरेशन को साइन किया था। कब किया था, 1 जनवरी 1942, 1942 1 जनवरी के दिन जितने भी लोगों ने ओरिजिनली यूएन डिक्लेरेशन को साइन किया था वो सब क्या है, यूनाइटेड नेशन के ओरिजिनल मेंबर हैं। ठीक है। साइंड और रेटिफाइड द चार्टर। साइंड और रेटिफाइड पता है, साइन करना मतलब खुद साइन करना, रेटिफाइड करना उसको सपोर्ट करना, नहीं कंसेंट देना कि हाँ हम भी तुम्हारे साथ हैं। फिर 51 स्टेट्स पार्टिसिपेट इन द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस एदर फ्रॉम द बिगिनिंग और फॉलोइंग द एडमिशन बाय वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस। यानी कि 51 राज्य थे, 51 देश थे टोटल जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था जब पहली बार, चाहे वो बिगिनिंग से जुड़े थे या फिर वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जुड़े थे। वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस जब यानी कि वोट हो रही थी तब वो जुड़े थे। पोलैंड, पोलैंड अ सिग्नेटरी टू द यूएन डिक्लेरेशन डिड
पोलैंड का बता रहे हैं कि पोलैंड एक ऐसा देश था जो कि यूएन चार्टर डिक्लेरेशन को उसने साइन तो किया था, लेकिन वो सैन फ्रांसिस्को में हुई कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं कर पाया था, पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि पोलैंड की जो सरकार थी, पोलैंड की सरकार को दूसरे देशों ने जो स्पॉन्सरिंग पावर्स हैं उन्होंने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं करा था। However, a space was left in the charter for a signature, so Poland joined and thus 51 states became the original member. लेकिन अब चूंकि भले उसके देश को अपने रिकॉग्नाइज नहीं करा था उन लोगों ने, लेकिन फिर भी क्या हुआ था कि चूंकि वहाँ पे स्पेस बची थी, खाली जगह थी, लोगों की जरूरत थी, तो वहाँ पर पोलैंड को साइन करवा के ज्वाइन करवाया और इस तरह से टोटल 51 मेंबर्स ने सैन फ्रांसिस्को में ओरिजिनल मेंबर बनते हुए साइन किए और यूएन चार्टर को डिक्लेरेशन को चालू करा दिया। सब्सिक्वेंट मेंबर कौन है? सब्सिक्वेंट मेंबर है जो बाद में आते हैं। बाद में कौन आए? आर्टिकल 4 देखेंगे। चार्टर सब्सिक्वेंट मेंबर्स आर द स्टेट व्हिच आर एडमिटेड टू द मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन बाय डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली अडॉप्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। उन्होंने बोला है कि देखो आर्टिकल 4 के तहत कुछ मेंबर्स, कुछ देश ऐसे हैं जो कि बाद में यूनाइटेड नेशन के मेंबर बने। वो कैसे बने? सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर, जब किसी देश की रिकमेंडेशन सिक्योरिटी काउंसिल देता है तो उस पर जनरल असेंबली अपना डिसीजन लेता है कि हाँ इसे हमें मेंबर बनाना है या नहीं बनाना है, और फिर जनरल असेंबली डिसीजन लेके पेपर बना देता है। फिर आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 बात करता है आर्टिकल 4 ऑफ द कैरेक्टर Article 4 of the Charter lay down the condition which a state is required to fulfill in order to become a member of the United Nations. ठीक है, आर्टिकल 4 ऑफ द चार्टर ले डाउन बताता है कंडीशन विच अ स्टेट इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। उसमें कुछ कंडीशन बताई है कि किस तरीके से कौन कौन से देश ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तो मेंबर बन जाएंगे। पहला, मेंबरशिप इज ओपन टू द पीस लविंग स्टेट। शांति प्रिय लोगों के लिए, शांति प्रिय राज्यों के लिए जो मेंबरशिप है वो हमेशा ओपन है, खुली है, कभी भी आओ मेंबरशिप ले जाओ। It is open to the state which accept the obligation contained in the charter। सारे मेंबर्स, अभी सारे देशों के लिए जरूरी है कि अगर वो मेंबर बनना चाहते हैं तो उनको यूएन चार्टर की सारी शर्तें, जितनी भी ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारियां हैं, सबको सबका पालन करना पड़ेगा और सबको फॉलो करना पड़ेगा। Those states which are able and willing to carry out the obligation contained in the charter। लेकिन जो राज्य चार्टर में दिए हुए ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए एबल एंड विलिंग है, यानी कि चाहते हैं और वो सक्षम है, हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है, आप मेंबर बन जाओ। फिर आता है सस्पेंशन ऑफ द मेंबर्स। सस्पेंड कब हो जाएंगे कोई से मेंबर? आर्टिकल 5 में अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसके अलग अलग कंडीशंस। प्रोवाइड दैट द मेंबर मे बी सस्पेंडेड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन अकॉर्डिंग टू इट। अ मेंबर मे बी सस्पेंडेड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ हिज राइट्स and privilege of the membership if the Security Council has been taken preventive और enforcement action against it। यानी कि किसी भी राज्य से उसके अधिकार और उसके प्रिविलेज यानी कि विशेष अधिकार उससे छीन लिए जाते हैं। कब? जब सिक्योरिटी काउंसिल जैसे कोई प्रिवेंटिव यानी कि रोकथाम वाले या एनफोर्समेंट एक्शन ले लेती है उस देश के अगेंस्ट, तो उससे उसकी मेंबरशिप छीन ली जाती है। सस्पेंशन में भी अफेक्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सस्पेंशन कब हटाई जा सकती है? सस्पेंशन कब लगाया जा सकता है? तो सस्पेंशन लगाया जाएगा जनरल असेंबली के द्वारा, जब उसको सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करता है कि इस देश को सस्पेंशन लगा दो, तो लगा देगा। Suspended member remains a member of the member and has to fulfill all the obligation of the membership। और जो सस्पेंड हुआ है उसको अपने टर्मिनेट तो करा नहीं, अभी खाली सस्पेंड है कुछ समय के लिए। जो भी मेंबर सस्पेंडेड है फिर भी वो यूएन के मेंबर होने के नाते जितनी भी उसकी ऑब्लिगेशन से जिम्मेदारी है उनको फुलफिल करेगा और वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर ही माना जाएगा, चाहे वो सस्पेंड ही। फिर सस्पेंड फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ मेंबरशिप डज नॉट मीन दैट इट हैज बिकम अ नॉन मेंबर। अगर किसी व्यक्ति से आपने सस्पेंशन के जरिए उस व्यक्ति के मेंबरशिप के अधिकार यानी कि मेंबरशिप के द्वारा जो भी वो एक्सरसाइज करता था, कार्य करता था, वो छीन लिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो नॉन मेंबर बन चुका है, वो अभी भी मेंबर ही कहलाएगा। Rights and privilege of the member may be restored by the Security Council without reference to the General Assembly। जो अधिकार है और जो प्रिविलेज है, विशेष अधिकार है, ये सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा भी छीने जा सकते हैं, रिस्टोर किए जा सकते हैं। छीने नहीं जा सकते, रिस्टोर किए जा सकते हैं। रिस्टोर मतलब उनको वापस से दिए जाते हैं। सपोज मान लो कि सस्पेंडेड है तो उससे अपने राइट्स और प्रिविलेज छीन लिए, लेकिन अब बाद में वापस से रिस्टोर करना है राइट्स एंड प्रिविलेज को, तो सिक्योरिटी काउंसिल अकेला कर सकता है, उसमें उसको जनरल असेंबली की जरूरत नहीं है। फिर आता है एक्सपल्शन ऑफ द मेंबर। आप कब किसी मेंबर को हटा सकते हो?
The charter laid down the provision regarding the expulsion of the member from the United Nations by stating that आर्टिकल 6 में बताया गया है कि किस तरीके से आप यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स को उसकी जगह से हटा सकते हो। पहला, a member who persistently violates the principle of the charter may be expelled from the organization। पहला क्या बोला है इन्होंने, ये देखो, अगर कोई मेंबर persistently यानी कि लगातार बार बार चार्टर, जो यूएन चार्टर है, यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, उसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको कोई अगर वॉयलेट कर रहा है कोई देश बार बार, तो उसको एक्सपेल किया सकता है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसको ऑर्गेनाइजेशन से हम हटा सकते हैं। बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, जनरल असेंबली के द्वारा भी हटाया जा सकता है जब उसको सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड कर दे कि ये देश अच्छा नहीं, इसको हटाओ। एक्सपल्शन इज इन्फोर्स्ड अपॉन, ये सेकंड वाला, एक्सपल्शन इज इन्फोर्स्ड अपॉन द मेंबर इन द कॉन्टेक्स्ट टू द वॉलंटरी विथड्रॉल। ठीक है, सीधी सी बात है, एक्सपल्शन कब भी हो सकता है जब अगर कोई मेंबर जानबूझकर वॉलंटरी विथड्रॉ कर दे मेंबरशिप से, कि वो खुद चाहता है कि मेरे को उसका मेंबर नहीं रहना, तो बिल्कुल ठीक है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। Once a member is expelled from the organization, it acquires the same position as the state of the non-member। एक बार अगर किसी मेंबर को एक्सपेल कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, तो उसकी सेम स्थिति, सेम पोजीशन रहेगी एक जैसे नॉन मेंबर की रहती है। ठीक है, फिर आता है आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन। ठीक है, एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है देख लेते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज सेट बाय द वर्ड्स। इस तरीके से उसमें शब्दों में बताया हुआ है कि क्या क्या उसके अपन ने एम एंड ऑब्जेक्टिव है, तो अपन ने इनको वो कर दिया है, नोट्स बनाने वाले ने प्रीएम्बल को तोड़ मोड़ के बता दिया है। इट हैज सेट फॉर द बेसिक एम ऑफ द यूनाइटेड नेशन व्हिच आर, यानी कि कुछ बेसिक सेट फॉर तुमको बताए हुए हैं, कुछ एम्स वगैरह बताए हुए हैं, तो देख लेते हैं क्या है। पहला, टू सेव सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द सोर्सेस कर्स ऑफ वॉर। जितनी भी सक्सीडिंग जनरेशन है मतलब जो आने वाली जनरेशन है, नई नस्ल है, उनको वॉर से, कर्स ऑफ वॉर यानी कि श्राप से, जो युद्ध का श्राप है उससे बचाना है। किसी भी देश में कहीं पे भी युद्ध नहीं होने देना है, ये इनका ऑब्जेक्ट है, इसमें असफल है। टू रीअफर्म द फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ह्यूमन राइट्स के जो फंडामेंटल है, मूल जो ह्यूमन राइट्स हैं, इसमें लोगों का विश्वास जगाना, उसमें लोगों को वापस से लेके आना कि भैया मानव अधिकार से सबसे बड़ा कुछ नहीं है, जो है मानव अधिकार है, किसको मानना मिलना चाहिए। टू इस्टेब्लिश जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। न्याय को और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के प्रति लोगों के मान सम्मान को बढ़ाना। प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। जीने के लिए बेहतर संसाधन बनाना, बेहतर संसाधन लाना और सामाजिक उन्नति, सामाजिक प्रोग्रेस लाना, ये इनका ऑब्जेक्ट है, ये उद्देश्य है, जो किसी काम की नहीं कभी फुलफिल नहीं कर पाए। द preamble also affirmed that in order to achieve these above objectives, the people of United Nations are determined। यानी कि इस preamble में ये भी बताया गया है, also affirmed that in order to achieve these above objectives, the people of United Nations are determined। आप मतलब इन ऑब्जेक्ट जो भी अपन ने ऊपर पढ़े हैं, इनको अचीव करने के लिए, इनको पूरा करने के लिए आप क्या क्या करोगे, तो प्रैक्टिस टॉलरेंस, सहन करोगे, टॉलरेंस की प्रैक्टिस करोगे, यानी कि सबको सिखाओगे, खुद भी सीखोगे कि भैया कुछ भी अगर गलत होता है तो उनको सहन करना है, युद्ध करना है, समझाना है, बैठ के बातचीत करनी है। टू लिव इन अ पीस एंड गुड एज अ गुड बिहेवियर, शांतिपूर्ण तरीके से रहना है, अच्छे इंसान की तरह। यूनाइट टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा के लिए सभी को यूनाइट करना है, एकजुट होना है। To ensure that armed force shall not be used except in the common interest। जब तक सभी लोगों का इतना जुड़ा हो तब तक आप किसी भी तरीके से आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं उनका उपयोग नहीं करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस क्या होती हैं, आर्म्ड फोर्सेस होती हैं जो अपनी फोर्सेस होती हैं, जो हथियारों का उपयोग करती हैं, उन्हें आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं। पाकिस्तान की बात की, भारत की बात की, मेरे पास भी है। टू एम्प्लॉय इंटरनेशनल मशीनरी फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, इंटरनेशनल मशीनरीज, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी आपको संगठन वगैरह बनाने हो, टेक्निकल मशीनरीज, मशीनरीज का मतलब यहाँ पे मशीन नहीं है, मशीनरी का मतलब ऐसी संस्था बनाना है, ऐसा डिपार्टमेंट बनाना है जिसको आप एम्प्लॉय कर सको, जिसको आप लगा सको काम पे, किस चीज़ के लिए, और इकोनॉमिक एंड सोशल बेटरमेंट ऑफ ऑल ऑफ द पीपल, सभी लोगों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए आप कुछ भी डिपार्टमेंट, टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनाना तो बिल्कुल बना सकते हो। फिर आता है पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का पर्पस क्या है, पर्पस और ऑब्जेक्टिव लगभग सेम ही होते हैं, बट इन्होंने अलग अलग लिखा है तो हम अलग अलग पढ़ लेंगे। ठीक है, द पर्पस फॉर विच यूएनओ हैज बीन एस्टेब्लिश्ड आर लेड डाउन इन द आर्टिकल 1 ऑफ द चार्टर। आर्टिकल 1 में बताया गया है, क्या बताया गया है,
मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वही शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए द इंटरनेशनल प्रॉब्लम वर टू बी सॉल्व बाय द पीसफुल मीन्स अंडर द नॉर्म्स प्रोवाइडेड इन द इंटरनेशनल लॉ और प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। उन्होंने बोला है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से ही सोल्व किया जा सकता है अंडर द नॉर्म्स प्रोवाइडेड इन द इंटरनेशनल लॉ एंड प्रिंसिपल जस्टिस, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में जो भी नियम कायदे कानून नॉर्म्स बताए हुए हैं उनके अनुसार और प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय के सिद्धांत के अनुसार ही आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को सुलझा सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, इसलिए अब कभी भी तुम्हारी किसी से लड़ाई हो तो यूएन चले जाना। ठीक है। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग द यूनाइटेड नेशंस, सॉरी अमंग द नेशंस, फ्रेंडली रिलेशन दोस्ती जैसे संबंध बनाना है सभी देशों के बीच में आपस में। फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशन शुड बी प्रॉस्पर ऑन द बेसिस ऑफ respect for the norms of equal rights and equality in the self-determination of the people. This thought was developed to maintain universal peace. इन्होंने बोला कि देखो जितना शांतिपूर्ण तरीके से रिलेशन दोस्ती वाले रहेंगे किनके बीच में, अमंग द नेशंस, सभी देशों के बीच में जितने दोस्ती वाले रिलेशन है, should be prosper on the basis of the respect for the norms of equal rights, equality in the self-determination of the people. इन्होंने बोला है, वो सिंपल सी बात इसको समझा देता हूँ। इन्होंने बोला है कि अगर मान लो सभी देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस रहें, दोस्ती वाले संबंध रहें, तो ये बहुत आसान होगा, ये बहुत बहुत ईजी हो जाएगा कि हम सभी देशों के राइट्स को इक्वली ट्रीट कर सकें, समानता को ट्रीट कर सकें और सभी देश के जितने भी लोग हैं उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन बना के लिए बनाए। सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए मतलब आत्मनिर्भर स्वतंत्र बना सकें, अगर दोनों के आपस में अच्छे रिलेशन रहे तो। इक्वलिटी, इक्वल राइट्स और सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल अपन दे सकते हैं। फिर दिस थॉट वाज डेवलप, ये थॉट क्यों डेवलप हुआ था, क्योंकि अपन यूनिवर्सल पीस यानी कि विश्व शांति चाहते हैं। विश्व शांति को डेवलप करने के लिए अपन ने ये दोस्ती का वाला जो चीज़ है वो लेके आए। टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम, यानी कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी कि आपसी तालमेल बनाना पड़ेगा। जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर एंड ह्यूमैनिटेरियन, चाहे वो समस्या आर्थिक हो, सामाजिक हो, कल्चर सांस्कृतिक हो, ह्यूमैनिटेरियन की मानविक हो, मानव से संबंधित हो, कोई भी ऐसी समस्या है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा। इन प्रमोशन एंड इंकरेजिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स ऑफ फंडामेंटल, ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा, इंकरेज करना पड़ेगा। फ्रीडम विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ द रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन, रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर बिना पक्षपात, बिना भेदभाव किए सबको आज़ादी देनी पड़ेगी। ठीक है, दे देंगे, काम यही है। टू मेक यूएन एन इंटरनेशनल सेंटर फॉर द हार्मोनाइजेशन, यानी कि इसमें ये बताया गया है यूनाइटेड नेशन को एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर हार्मोनाइजेशन बनाना है, यानी कि ऐसा सेंटर बनाना है इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड नेशन को, जिसको लोग जाने कि भैया यहाँ पे हार्मोनाइजेशन होता है। हार्मोनाइजेशन का मतलब होता है जब तालमेल करके रीजनेबल डिसीजन लिए जाते हैं जिसमें किसी का बुरा नहीं होता, किसी के साथ गलत नहीं होता, जो बेस्ट होता है सबके लिए वैसे निर्णय लिए जाते हैं, वैसी जगह यूनाइटेड नेशन को बनाना है, तो वो नहीं बना पाएंगे। सर इसके ऑर्गन कहाँ हैं? कौन से ऑर्गन? यूएन ऑर्गन नीचे होंगे यार, पीडीएफ में जो जो थे वो सब ले लिए मैंने। अचीवमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, अचीवमेंट क्या क्या है यूनाइटेड नेशन की? अचीवमेंट ये है अवॉइडेंस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि तृतीय विश्व युद्ध को अवॉइड करना, नहीं होने देना। UN has resolved many conflicts and disputes which otherwise would have been transformed into world war। इनका ये कहना है कि देखो यूएन ने ऑलरेडी कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स वगैरह सॉल्व करे हैं जिनको अगर यूनाइटेड नेशन सॉल्व नहीं करता तो वर्ल्ड वॉर हो जाता। कुछ भी ये तो हो रहा है, वो क्या है? प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन हैज गिवन द अटेंशन एंड इंपॉर्टेंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। यूनाइटेड नेशन का काम क्या है कि भैया उसका मेन उद्देश्य क्या है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और फंडामेंटल फ्रीडम को बनाए रखना। ठीक है। डीकोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन मतलब कोई किसी देश पे राज नहीं करेगा, कोई कॉलोनी बनाएगा, सबको अपने अपने स्वतंत्र रहेंगे। यूनाइटेड नेशन हैज डन अ रिवार्डेबल जॉब बाय लिबरेटिंग मोस्ट ऑफ द डिपेंडेंट टेरिटरीज एंड colonies and thus providing rights
ऑफ द सेल्फ डिटरमिनेंट टू देयर पीपल। यानी कि यूनाइटेड नेशन का ऐसा कहना है, इनका जिन्होंने आंसर लिखा है इनका कहना है कि यूनाइटेड नेशन ने बहुत ही बढ़िया काम करा है, बहुत रिवॉर्डेबल जॉब कर दी, बिल्कुल इनाम प्राप्त करने वाली जॉब कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टेरिटरीज को, बहुत सारे देशों को जो किसी पे डिपेंड थे उनको लिबरल बनाया, लिबर्टी दे दी है, आज़ादी दे दी है, कॉलोनीज एंड दस प्रोवाइडिंग राइट्स ऑफ द सेल्फ डिटरमिनेशन टू द पीपल। और इसके अलावा जो भी कॉलोनीज थे, टेरिटरीज के अलावा जो कॉलोनीज थे जो ऑलरेडी मतलब किसी के दबाव में रह के, किसी के देश के दबाव में रह के कॉलोनी के रूप में काम कर रहे थे, गुलाम थे, उनको अपन ने राइट्स ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन बनाया है। राइट्स ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन का मतलब होता है अपने खुद के लिए निर्णय लेने का अधिकार दिया है इसने यूएन ने, ऐसा इनका कहना है। दिया होगा, उनको तो मोदी जी ने दिया है। ओ क्या कह रहे भैया? कौन चिल्ला रहा है इतनी जोर से? सब्जी लेवा। तो ये सब्जी तो चिल्लाएंगे तो चिल्ला रहा है, हम्म। डर जाए तो इस आदमी है। चलिए, यूनिवर्सलाइजेशन करा। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज इन नो मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रॉम सो दैट इट हैज अचीव्ड नियर वाइजेशंस। द इंक्रीज इन नंबर ऑफ द मेंबर्स, यानी कि जिस तरीके से नंबर्स बढ़े हैं यूनाइटेड नेशन में, पहले 51 थे और आज 193 है, इससे पता पड़ता है कि हमने वैश्वीकरण कर दिया है, यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया। वैश्वीकरण मतलब सभी पूरे विश्व को एक साथ हमने जोड़ने का काम कर दिया है। टेकिंग ऑफ द थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के बारे में सोचना। थर्ड जनरेशन का मतलब समझते हो? थर्ड जनरेशन समझते हो? नहीं। बता दें। United Nations activities are to confined only to the present generations. It has done a commendable job providing the fundamental rights to the third generation by concluding convention dealing with the protection of the nature and environment. यूनाइटेड नेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन, जो आज में जनरेशन चल रही है उसके लिए है। और साथ में इसने बहुत अच्छा कमेंडेबल काम किया है। क्यों किया है? क्योंकि उसने फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करे हैं किसको? थर्ड जनरेशन को। बाय कंक्लूडिंग कन्वेंशन डीलिंग विद द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर एंड एनवायरनमेंट, यानी कि नेचर और एनवायरनमेंट से संबंधित जितनी भी प्रोटेक्शन करने वाले जितने भी कन्वेंशन थे उनको बनाकर, उनको डील कर कर, उनको कंक्लूड कर कर उन्होंने थर्ड जनरेशन को फंडामेंटल राइट। थर्ड जनरेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो, आपको पता है वर्ल्ड वॉर हुआ था? हाँ। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, जर्मनी से शुरू हुआ था। हम्म। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। हम्म। उसमें क्या हुआ था? न्यूक्लियर बम आ गया था। लेकिन उस वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इसमें क्या हुआ था? कुछ पार्ट बन गए थे। पार्ट ऐसे, ये है अमेरिका, ये है रशिया, प्लस चाइना। तो कुछ देश ऐसे थे जो अमेरिका के साथ थे, और कुछ देश ऐसे थे जो रशिया और चाइना के साथ थे, और ये आपस में लड़ाई करते थे वर्ल्ड वॉर 2। यानी कि आखिरी तक ऐसा ही हुआ कि सब लोग अलग अलग लड़ते रहे, और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बावजूद भी ये लोग आपस में दुश्मन रहे। ठीक है, जो रशिया को सपोर्ट करने वाले देश अलग रहे और चाइना को सपोर्ट करने वाले देश अलग हम्म। रहे। लेकिन जब 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 मेरे ख्याल से 1945 में खत्म हो चुका था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि मैं क्या उस दिन सो रहा था जिस दिन खत्म हुआ, तो लेट उठा था मैं, पता नहीं चल पाया कब खत्म हुआ। चाय आई तो पता चला कि ओह माय गॉड चाय आ गई, मतलब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। चलिए, वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ? कुछ देश रशिया जाने के साथ थे, कुछ देश अमेरिका थे, और एक बनी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का सबसे पहला सपोर्ट था 1948 में इंडिया। और इंडिया में जो अपने पंडित नेहरू जी हैं, पंडित जी, इनको पूरे विश्व में इस चीज़ के लिए बहुत ख्याति मिली है। ये थर्ड जनरेशन जैसा कॉन्सेप्ट लेके आए, इन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लेके आए। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब ये था कि देखो, ना हम रशिया चाइना के साथ हैं, ना ही हम अमेरिका के साथ हैं, हमें किसी से नहीं लड़ना है, हमें किसी से नहीं भिड़ना है, हमें तुम्हारे साथ में तुम्हारे साथ। लेकिन हम देश की उन्नति, भलाई और डेवलपमेंट के लिए, शांति के लिए, ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए हम क्या करेंगे? आपसे भी काम करें, आपके साथ मिलकर भी काम करेंगे और आपके साथ मिलकर भी काम करेंगे। यानी कि हम नॉन अलाइनमेंट, हम किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे, हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम नॉन अलाइन लेके काम करेंगे। ये क्यों आया था? क्योंकि 1945 जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो उस टाइम पे ब्रिटिशों ने बहुत सारे देशों को आज़ाद किया था, तो बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे, और कोई भी देश जो आज़ाद हुआ था वो कमज़ोर पड़
उसको लूटा जा चुका था, परेशान कर चुका था, उसकी नई सरकार थी, नई फोर्स थी, नई आर्मी थी, तो किसी भी तरह से लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। बहुत सारे देश जो नए नए आज़ाद हुए थे और जो पुराने देश जो वर्ल्ड वॉर में बहुत कमज़ोर हो चुके थे, उन्होंने इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को आके जुड़ गए और बोला कि हाँ हम भी किसी के साथ नहीं, हम भी अकेले अलग अलग रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, हमें किसी से लड़ाई नहीं करना। इस तरीके से थर्ड जनरेशन का जन्म हुआ। फर्स्ट जनरेशन अमेरिका, सेकंड जनरेशन रशिया, यानी कि कुछ जो फर्स्ट जनरेशन वाले मतलब जो अमेरिका को सपोर्ट करते थे, सेकंड जनरेशन जो रशिया को सपोर्ट करते थे, और थर्ड जनरेशन जो किसी को सपोर्ट नहीं करते थे, उसे वे के आदमी को सपोर्ट करते थे। चलिए, किसको सपोर्ट करते थे पता है? किसको? थर्ड जनरेशन वाले किसको सपोर्ट करते थे? किसको? इंडिया को? अमित शाह। नहीं, बेकार है वो। क्योंकि अमित शाह को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो खरीद लेगा, तुम्हारी सरकार गिरा देगा, इसलिए सब लोग उसको support। अमित शाह उस टाइम बहुत छोटे थे उम्र में, वरना वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति हो सकते थे। चलिए, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट क्या है? United Nations has acquired a great achievement in the promotion of the economic, social and cultural development of the poor, most disadvantaged sections of the world। इसका कहना है कि ऐसा कोई सा विश्व का कोई ऐसा हिस्सा जिसको बहुत डिसएडवांटेज मिला है, जिसको कभी भी चीज़ अच्छी नहीं मिलेगी और जो बहुत गरीब है, उसको हमने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से डेवलप किया है, ऐसा यूनाइटेड नेशन का कहना है। क्या होगा अपने को पता है, अपन क्या घर से बाहर नहीं जाते ना। बाय रेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी, illiteracy, unemployment of child, survival and development, population control, health, medical care etc। इन्होंने किन किन चीज़ों के लिए काम किया है? एजुकेशन के लिए काम किया है, शिक्षा के लिए काम किया है। अरे एजुकेशन नहीं, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी लिखा है, क्या पढ़ रहा हूँ, यानी कि गरीबी को दूर करना, गरीबी को इरेडिकेट करना, दूर करने के लिए काम किया है। इलिटरेसी को कम करना, यानी कि जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको कम कम करना, उनको पढ़ाना। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी को दूर करना। चाइल्ड सर्वाइवल, यानी कि जो लोग बच्चे जो रहते हैं उनके जीवन को अच्छा बनाना, उनको अच्छा सर्वाइविंग लाइफ देना। डेवलपमेंट करना, विकास करना। पॉपुलेशन कंट्रोल कर दिया इन्होंने, लोगों को पकड़ पकड़ के बांध दिया। हेल्थ, स्वास्थ्य में ध्यान देना, मेडिकल केयर का देना, ये सब चीज़ों पे यूनाइटेड नेशन ने काम किया है। क्यों किया है, कैसे किया, आई डोंट नो, ये मुझसे पूछ के नहीं किया कभी भी। रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ, सम्मान, इंटरनेशनल लॉ के लिए सम्मान बढ़ाया है किसने? यूनाइटेड नेशन ने, बताओ। सेटलमेंट ऑफ द मेनी डिस्प्यूट्स ऑन द अकॉर्डिंग विद द इंटरनेशनल लॉ बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस, अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफ कॉडिफिकेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, हैव बीन मेजर अचीवमेंट्स। ये मेजर अचीवमेंट मानते हैं किस चीज़ को? कि जितने भी बड़े बड़े विवाद हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको सेटलमेंट के द्वारा खत्म किया गया। वो सेटलमेंट इंटरनेशनल लॉ के थ्रू हुआ। साथ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा बड़े बड़े डिस्प्यूट को खत्म किया गया, जो कि एक यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन है, बहुमूल्य ऑर्गन है। ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैव बीन मेजर अचीवमेंट्स। ठीक है, ये क्या है? मेजर अचीवमेंट्स है यूनाइटेड नेशन के। फिर है इंपॉर्टेंट इवेंट्स लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन जब ये तो एस्टेब्लिश हुआ रेंदो तो उसके सर, पीछे क्या? ये तो रेंदो इम्पोर्टेंट इवेंट अरे नीचे हो। नहीं पढ़ना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, अब जो मैं पढ़ाऊंगा ये भी पढ़ लूँ, देखो मजा आ रहा है, पढ़ो। इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या है कि जिनकी वजह से यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ, यूनाइटेड नेशन बना है। सबसे पहले क्या हुआ? लंदन डिक्लेरेशन हुआ 1941 में। फिर अटलांटिक चार्टर हुआ 1941 में। फिर यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन हुआ 1942 में। फिर मॉस्को डिक्लेरेशन हुआ 1943 में। तेहरान डिक्लेरेशन हुआ 1943 में। फिर डम्बर्टन ऑफ कॉन्फ्रेंस हुआ 1944 में। फिर योटा कॉन्फ्रेंस हुआ 1945 में। फिर सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुआ 1945 में। डिक्लेरेशन ऑफ द सेंट जेम्स प्लेस, लंदन डिक्लेरेशन है जून 1941। ठीक है, ये इसका जब ये 1941 में डिक्लेरेशन हुआ था, सेंट जेम्स यानी कि लंदन डिक्लेरेशन हुआ था। इसमें क्या बताया गया था, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई थी? इसमें बोला था देखो भैया, लंदन जो है वो एक एक्साइल्ड गवर्नमेंट, 9 एक्साइल्ड गवर्नमेंट बन चुकी है, इनका थ्रू गवर्नमेंट है, इनका रिप्रेजेंटेटिव है, असेंबल्ड लोग हैं। उसके बाद जेम्स पैलेस लंदन का, वहाँ पे सभी देशों को बुलाया गया, एक्साइल गवर्नमेंट को बुलाया गया, 9 देशों को। उन्होंने साइन करा ये डिक्लेरेशन को, उन्होंने रिजोल्व किया है कुछ फॉर द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने समझौते किए। उसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीस का डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट किया। फिर अटलांटिक चार्टर हुआ, अटलांटिक चार्टर हुआ कहीं पे समवेयर सी, ये डिटेल वाला नहीं पड़ेगी, खाली जो पढ़ना तो पढ़ लिया।
कहाँ है तुम्हारा ऑर्गन वाला PDF नहीं है इसमें? वही पूछ रहा था। ठीक है, जनरल असेंबली को क्या बोलते हैं? डेलिब्रेटिव असेंबली ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स। यानी कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वहाँ की वो एक असेंबली है जहाँ पे सभी लोग आके बैठते करते हैं, डिलिब्रेट करते हैं, अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। इसका काम क्या है? में रिजर्व नॉन कंपल्सरी रिकमेंडेशन टू स्टेट्स और सजेशन टू सिक्योरिटी काउंसिल। अपन को पता है कि कोई भी मैंडेटरी प्रोविजन नहीं देता है, मतलब ये अपने काउंसिल्स वगैरह के थ्रू यानी किसी तरीके से वो सॉरी जो भी अपने कानून वगैरह बनाता है, जो भी काम करता है, जो भी पॉलिसी बनाता है, वो नॉन कंपलसरी होते हैं, नॉन मैंडेटरी होते हैं, वो किसी के लिए भी मान्य नहीं होते। ठीक है, और एक रिकमेंडेशन किसको देता है? सिक्योरिटी काउंसिल को देता है। डिसाइड ऑन द एडमिशन ऑफ द न्यू मेंबर्स फॉलोइंग प्रपोजल बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जब कोई रिकमेंडेशन दिया जाता है तो उस मेंबर्स को अपने यूनाइटेड नेशन में मेंबर बनाना या नहीं बनाना उसको डिसाइड करने का काम की यूएन जनरल असेंबली करता है। अडॉप्ट द बजट, बजट वगैरह अडॉप्ट करने का काम भी इसका ही है। इलेक्ट्स द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, all members of the Economic and Social Council, United Nations Secretary General, following their proposal by the United Nations Security Council, and the 15 judges of the International Court of Justice in each country as one vote। ये लोग क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं किसको? नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको चुनने का काम इनका है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर्स को चुनने का काम इनका है। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है उनको चुनने का काम इनका है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो होते हैं उनके द्वारा जो प्रपोजल दिया था उसके आधार पर लोग सबको चुनते हैं। और साथ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो 15 जज का अपॉइंटमेंट होता है वो भी जनरल असेंबली ही करता है। स्क्रीन दिख रही है ना तुमको? यूनाइटेड यूनियन सेक्रेटरीट क्या है? यूनियन सेक्रेटरीट एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन यानी कि कार्यपालिका शक्ति है उसकी, काम कौन करता है? वो यही करता है एक तरह से। सपोर्ट द यूएन बॉडीज, जिसका काम क्या होता है? जितनी भी यूएन बॉडीज हैं उनको सबको सपोर्ट करना। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली फॉर एग्जांपल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, राइटिंग ऑफ द रिपोर्ट्स एंड स्टडीज एंड प्रिपरेशन ऑफ द बजट्स। ठीक है, सारे कॉन्फ्रेंस वगैरह में रिपोर्ट्स वगैरह और सारे बजट्स वगैरह को बनाना, करना, लिखना, उसको सपोर्ट करना, स्टडी करना, ये सब काम किसका? सेक्रेटरीट का है। सेक्रेटरी एक तरह से सचिवालय होता है, जैसे अपने आप सचिवालय में होता है ना कि यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बैठे रहते हैं, वैसे ही उनका सचिवालय। उसके बाद द चेयरपर्सन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इज इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर द 5-year मैंडेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि सेक्रेटरीट का एक चेयरमैन होता है जिसका नियुक्त कौन करता है? जनरल असेंबली करता है, जो कि 5 साल के लिए चुना जाता है। फिर आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? यूनिवर्सल कोर्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए यूनिवर्सल कोर्ट है, सबके लिए एक कोर्ट बनी हुई है। इसका काम क्या है? सीधी सी बात है, जो भी ऐसे राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उनके बीच में डिसाइड करना, उनकी सुनना, उनको रिजोल्व करने का जुडिक्शन इसके पास है। इशू लीगल ओपिनियन, कोई भी लीगल राय वगैरह देनी है उसको जनरल असेंबली को, तो कौन देगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देगा। रेंडर्ड जजमेंट बाय द रिलेटिव मेजोरिटी, इट्स 15 जजेस आर इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर द 9-year टर्म। 9 साल के लिए 15 जज का अपॉइंटमेंट होता है और इनका जो भी जजमेंट आते हैं वो मेजोरिटी के हिसाब से आते हैं, बिना मेजोरिटी के जजमेंट के नहीं आ सकते। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, ये क्या था? सेक्रेटरीट था, ये है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल है इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को डील करता है, रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय पीस, शांति और सुरक्षा के लिए ये जिम्मेदार होता है। मैं अडॉप्ट कंपलसरी रिजोल्यूशन, यानी कि ये जो भी रिजोल्यूशन देगा, जो भी लॉ बनाएगा, जो भी डिसाइड करेगा वो कंपलसरी होगा, सबको मानना पड़ेगा। लेकिन जनरल असेंबली ऐसा कुछ भी करता तो किसी लिए मानना नहीं होता है। उसका जैसे 15 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स में से 5 मेंबर परमानेंट होते हैं, बाकी 10 मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। और 15 मेंबर्स के पास क्या होती है? वो भी तो होती है वीटो पावर। ये सब तो अपन ने पढ़ा तो है यार, सिक्योरिटी काउंसिल। देखो अपन ने 3 चीजें तो पढ़ी है, सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ी है, जनरल असेंबली पढ़ी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ा है। बाकी 3 पढ़े तो देख लेना, उनमें से भी देख लेना आपको कुछ मिले तो। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या है? फॉर द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, पूरे विश्व में आर्थिक और सामाजिक चीज़ों से डील करने के लिए अपन ने इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बनाई है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट एज रिगार्ड इकोनॉमिक एंड सोशल टर्म्स मैटर्स। ये रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए? फॉर द कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट एज रिगार्ड इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर्स। जितने भी राज्यों के बीच में आर्थिक और सामाजिक मामले हैं उनके बीच में आपस में देशों के बीच में तालमेल कराने का काम, कोऑपरेशन कराने का काम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का है। कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बिटवीन द यूनाइटेड नेशन न्यूमरस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बनाई जाती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा उन सब में आपस में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम भी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का है। इसके 54 मेंबर्स हैं,
इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली टू सर्व स्टैगर्ड 3 ईयर मैंडेट, यानी कि 54 मेंबर होते हैं जिनको इलेक्ट कौन करता है, जनरल असेंबली इलेक्ट करता है, और वो 3 साल के लिए आते हैं। फिर आता है आपका यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रस्ट टेरिटरी इज करंटली इनएक्टिव। इसमें बोला है ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है कि जो ट्रस्ट टेरिटरीज होती हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट करना, उनका प्रशासन करने का काम इनका है। was originally designed to manage colonial possessions that were former League of Nations mandates, यानी कि जितने भी जल्दी पढ़ लो, जितने भी ऐसे कॉलोनियल पोजीशंस थे, कॉलोनियल पोजीशन मतलब कि जो भी यूरोप के देशों के द्वारा जिन भी देशों पे कब्जा करा था उनके द्वारा कब्जा कर करके कॉलोनीज बनाई हुई थी, उनसे लेकर डील करने का ट्रस्टीशिप काउंसिल का है। नए देशों को आज़ाद कराना, ठीक है, उन पर ट्रस्ट बिल्ड करना और ऐसा ट्रस्ट बना देना जो कि इनकी मदद करने के लिए होगा, जो कि पहले लीग ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता था। हैज़ बीन इनएक्टिव सिंस 1994 से ये इनएक्टिव है। when plow the last trust territory attained independence, यानी कि इनका काम क्या था कि जो भी कॉलोनीज वाले देश हैं उनको आज़ाद कराओ और उनका एक बनाओ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने जब आखिरी बार प्लाव जो देश है उसको आज़ाद कराया, तब से फिर इनका काम लगभग खत्म सा है। ठीक है, ये है। और इसमें और देखो डिटेल में यहाँ पे भी दिया हुआ है, तुम पढ़ लेना। ठीक है।